हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति नरेश फिर से आपका एक बार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9 हिंदी सब्जेक्ट में प्रकरण 8 जो है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, मोहन राकेश लेखक का नाम है। और कहते हैं कि यहाँ पर मोहन राकेश जी जो है वह गुलमर्ग जाते हैं और गुलमर्ग की जो पहली मुलाकात थी उस मुलाकात को लेकर उन्हें शायद लगता है कि गुलमर्ग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके कारण ये लोग जो हैं वो बार बार गुलमर्ग की सैर करते हैं। कुछ महीने वह गुलमर्ग में रहते हैं और फिर कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद लेखक की जो आत्मीयता थी वो गुलमर्ग के इस विस्तार से हो गई और उसे लगने लगा कि जैसे कि वह कहाँ से छपाट मैदान का एक किस्सा है और वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत होते हैं। लेखक कहता है कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। कहते हैं कि वो जो प्राकृतिक जो दृश्य है तो प्राकृतिक दृश्य के साथ उनका एक लगाव सा हो जाता है, एक आत्मीयता उसके साथ जुड़ जाती है और इसी आत्मीयता के कारण शायद कहते हैं कि लेखक को यह गुलमर्ग की जो बात थी वह अच्छी लगने लगती है। उसकी जो प्राकृतिक शोभाएं जो होती हैं वो कहते हैं कि हरियाली भी भरमार रहती है और नीचे हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष के कारण आकाश भी हरा लगता है। ऐसी ऐसी बात है। और फिर कहते हैं कि हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल दिखने को मिलते हैं और हर क्षण एक नया अनुभव होता जा रहा है और फिर कहा है कि नए रोमांच की एक सृष्टि हो जाती है। फिर लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं और सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि लोग जो है वह घुड़सवारी करने के लिए भी आते हैं खास कर। फिर कहते हैं कि एक रात गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो गई। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर और जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है और फिर मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध में पगडंडियां पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देने पड़ती हैं। यानी कहता है कि सारे और धुम्मस ही धुम्मस से छाया जा रहा है और उसी धुम्मस के कारण शायद कहा है कि कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। फिर कहते हैं कि सूर्योदय होने की बात आई तो सूर्योदय होते ही जब पूरा दृश्य आकाश बदल जाता है, आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों का रेवड़ यानी कहते हैं ना वो जो उसकी जो समूह जो होता है वह उसका झुंड जो होता है वह पगडंडिया पर जाती हैं। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती हैं, यानी लोग अवर जवर करने को लग जाते हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से इधर से उधर घूमने को लग जाते हैं। एक रात कुछ ऐसा एक दृश्य घटित हुआ कि जो शायद लेखक को आज भी वो दृश्य नज़र के सामने आता है। एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की से खड़े थे। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वहीं पर थम गया था। वो तूफान था वो वही आकर ही थम गया था और इसीलिए शायद कहते हैं लेखक की वह अपना अपना नजरिया होता है। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई ना कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते हैं, कोई ऐसी चीज़ तो है गुलमर्ग में कि जिनके कारण लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं और बार बार आते हैं, एक बार भी नहीं। तो इस इकाई में कुछ लेखक ने ऐसी बात कही है। सो देखते हैं हम पहले यहाँ पर कवि परिचय और उसके बाद देखते हैं उसकी जो विषय वस्तु जो है उन पर हम जाएंगे और फिर कहते हैं कि उसका जो शब्दार्थ जो है शब्दार्थ की समझौते के साथ साथ फिर हम उसकी बात करते हैं। तो मोहन राकेश के बारे में हम कहते हैं कि मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय में वकील थे परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। फिर कहते हैं कि इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV
कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने शारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन कार्य करने को लग गए। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलत एक सफल कहानीकार तथा एक नाटककार रहे हैं। यहाँ पर गुलमर्ग की जो खिड़की की रात, एक रात की बात की है तो परिवेश से लिया गया ये एक नाटक है, एक कहानी है। और इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभव विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है और गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे बुलाया ही नहीं जाता है। तो स्टूडेंट देखते हैं अब इसके बारे में कि लेखक ने इस इकाई में ऐसी तो गुलमर्ग की क्या कहानी की है या तो क्या चर्चा की है कि जैसे कारण कि लोग जो हैं वह गुलमर्ग में आते ही जाते रहते हैं, बस आते ही जाते रहते हैं। ऐसा तो क्या आकर्षण है कि गुलमर्ग की बात करें तो सो देखते हैं अब तो जिन शब्दार्थ के नीचे मैं अंडरलाइन करता हूँ उस शब्दार्थ को आप अपने नोटबुक में लिखते चले जाइएगा। और शायद कहा है कि यहाँ पर कोई मुहावरों का स्थान नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मुहावरे शायद नहीं मिलेंगे। सो हम शब्दार्थ के साथ इसका पठन करते हैं और शायद कहते हैं कि भाई जो भी शब्द हैं यहाँ पर समानार्थी शब्द उसके समझौते के साथ। तो कहते हैं कि कुछ लोग कुछ जगहें होती हैं कि जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती हैं, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती हैं। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। ये झुरमुट है ना, ये पेड़ पौधों का समूह कहते हैं। ये झुरमुट, ये शब्द जो है आपको लिखना है। कहते हैं कि पेड़ पौधों का झुरमुट जो कहते हैं, तो झुरमुट यानी का पेड़ पौधों का समूह और बस, और कुछ नहीं है। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। कुछ ही घंटों में गुलमर्ग की सैर कर आया था। तो ऐसी तो क्या चीज़ है कि लोग जो हैं वह गुलमर्ग में बार बार आते रहते हैं। लेखक जो पहले जब गुलमर्ग गए तो उन्हें ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली थी। कहते हैं कि एक सपाट खुला मैदान है और फिर देवदार के घने वृक्ष हैं, बस, और कुछ नहीं देखने को मिलता। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी होती जा रही है। आत्मीयता यानी कहते हैं कि वो अपनापन, आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उच्च सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियां, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर पूरा विस्तार उस जिनमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, यानी कहते हैं ना यहाँ पर मुग्ध यानी मोहित की बात की है। तो फिर कहते हैं कि इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए तो जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, यानी अपने से कोई बिछड़ रहा है, यानी एक आत्मीयता सी जो लग जाती है, बध जाती है इस जगह के साथ, गुलमर्ग के साथ, और अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। और फिर कहा है कि हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं।
वातावरण में नई नई कपल फुट आती हैं और हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको यानी पोर्टिको यानी कहते हैं ना कि पोर्टिको यानी बरामदे जो कहते हैं वह, तो यहाँ पर लगते हैं कि बादलों की पोर्टिको, पोर्टिको यानी बरामदा जो कि कहते हैं, तो उस बरामदे को पोर्टिको कहते हैं। तो फिर कहाँ है यहाँ पर कि पोर्टिको यानी बरामदे। फिर लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं, दूर दूर तक सैलानियाँ की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर। सैलानियाँ यानी कहते हैं कि जो घूमने आते हैं ना लोग, जो लोग यहाँ घूमने फिरने के शौकीन होते हैं वह बार बार गुलमर्ग की मुसाफरी करते हैं। तो गुलमर्ग में जो घूमने फिरने के आने वाले लोग जो होते हैं उन्हें सैलानियाँ कहते हैं। तो घोड़े दौड़ाते हैं, रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश में नई नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। और फिर आगे की बात करें तो और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासा यानी जो झाकड़ कहते हैं, जो तुषार कहते हैं, वह मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियाँ की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा और बाहें फैली रहेंगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल की बात की है। और फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो धुम्मस छाया हुआ है, तो उसी धुम्मस के कारण यहाँ पर जो रास्ता जो है शायद एक पगडंडी की माफक पतला सा नजर आने लगता है, क्योंकि चारों ओर धुआं ही धुआं है, ये धुम्मस ही धुम्मस दिखने को मिलता है, इसीलिए पगडंडी भी छोटी पगडंडियों जैसा बन जाता है। फिर कहते हैं कि सूरज चमकेगा तो फूल में से एक नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे और भेड़ों और बकरियों के रेवड़, बैंड यानी जो घेटे कहते हैं वह, भेड़ यानी घेटा, घेटा और बकरियां के रेवड़ पगडंडियां, रेवड़ यानी उसका समूह, गेटों और बकरियों का समूह जो है उन्हें रेवड़ कहते हैं, पगडंडियों पर टंक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। अब देखते हैं ना कि यहाँ पर एक अविस्मरणीय रात की बात कही है, तो लेखक ने ऐसा कौन सा दृश्य देखा कि उनके जीवन में ऐसा दृश्य शायद उन्होंने फिर कभी नहीं देखा। तो कहते हैं कि होटल की खिड़की में खड़ा था, दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट लें। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। और फिर बात कही है कि आ और आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी, हालांकि तूफान बहुत उठा था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की छिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को एक नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियां का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उनके अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। और फिर कहते हैं कि मगर अचानक हवा रुक गई। बहुत हुआ तूफान, जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह हम दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी
क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का झूम उतर गया और उसके साथ ही मेरी भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। झोम यानी कहते हैं ना का जो जोर जो होता है, तूफान का झोम यानी जोर, झोम यानी जोर। तो इस जोर की बात की है कि झोम यानी जोर, ये शब्द आपको लिखना है, उससे बराबर का कभी नहीं हो सका। फिर कहते हैं कि वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तभी तो मुद्दत यानी जो समय कहते हैं ना कि काफ़ी समय की बात की है, तो यहाँ पर कहते हैं कि तभी तो मुद्दत तक वहाँ तक चुकने की भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ के क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है, व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? तो इसके लिए लेखक कहते हैं कि व्यक्ति मात्र और मात्र गोल्फ खेलने के लिए ही गुलमर्ग नहीं आते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में ऐसा कोई दृश्य है, प्राकृतिक ऐसी कोई चीज़ है कि जिनके कारण व्यक्ति को खींचे चले आ रहे हैं। कोई ऐसी डोर है जो उनकी तरफ खींचती है। ऐसी बात कहने पर लेखक शायद विवश हुए हैं। वो कहते थे, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी कि गुलमर्ग में कोई अच्छा होगा। वो कहते थे कि खुला सपाट मैदान था और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा था, वैसे वैसे लेखक जी जो हैं उनका लगाव उस गुलमर्ग के उस दृश्य के साथ लग जाता है, यानी आत्मीयता से जो लग जाती हैं। और इसी आत्मीयता के कारण शायद कहा है कि लेखक को वहाँ से बिछड़ने का मन नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जब वहाँ से बिछड़ने की बात जब आती है, वहाँ से वापस घर आने की बात होती है, तो मानो कि अपनों से कोई दूर होता चला जा रहा है, अपनों से कोई दूर होता चला जा रहा है। बस ऐसा ही कुछ महसूस होता है इस नयनरम्य दृश्य से। इसीलिए गुलमर्ग की ये शहर जो है वो लेखक ने आज हमारे सामने रखी थी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इस इकाई को ख़त्म करते हैं और आपको यहाँ पर लिखना है, तो हम बताते हैं आपको कि आपको क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पर जो शब्दार्थ और जो टिप्पणी है वह यह आपको लिखना है। और दूसरी बात जो है यह स्वाध्याय के जो भी प्रश्न हैं वह सारे प्रश्न आपको यहाँ पर लिखने हैं, बरोबर। और फिर कहते हैं कि अब जब स्वाध्याय की बात की है, या तो फिर कहते हैं कि भाई सामाजिक विज्ञान में हमने जो आपको बताया था कि हर एक शब्द के नीचे मैं अंडरलाइन करता हूँ, जो जो वाक्य हैं अंडरलाइन करता हूँ, उस अंडरलाइन को आपको अपने बुक में लिखना है। और आपने बुक में लिखा है या नहीं लिखा है तो मैं आपको वीडियो कॉल करूँगा और आपको मुझे बताना है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।